गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं विजय पाल अपने YouTube चैनल असेंबली क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बता दें कि इसके पहले जो लेक्चर नंबर 1 फिजिक्स का पढ़े थे उसमें जो कुछ बताया गया था उसके आगे आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं इसके बारे में और एकदम डिटेल से समझने की कोशिश करना। जो कुछ ना समझ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और उसको फिर से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे और उसको बार बार और बता दें कि नोट्स तो जरूर ही बनाना, क्योंकि और खुद से लिखना, ना कि किसी के सहारे रहो कि हाँ नोट्स मिलेंगे। तो खुद से नोट्स बनाओ, और क्योंकि खुद से बनाए नोट्स सबसे अच्छे और सबसे बेहतरीन नोट्स होती है। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट इसके आगे का लेक्चर देखते हैं क्या है, क्या होता है, क्या है, ये सब सारी चीजों के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में जो नोट पॉइंट लिखवाए थे तो उसको जरूर पढ़ लेना। ठीक है, ठीक, और उसके आगे चलते हैं। ठीक, और इसके आगे क्या था, इसके आगे हम बता रहे थे कि किसी वस्तु में आवेश कैसे आता है। किसी वस्तु में आवेश कैसे आता है, अगर बात करें कि जो कोई भी वस्तु होती है, क्या है, कोई भी वस्तु होती है वो कई पदार्थों से मिलकर बनी होती है। क्या है, कई पदार्थ से मिलकर बनी होती है। कोई वस्तु है तो वो कई पदार्थों से, अगर बोला जाए कि ये बोर्ड एक वस्तु है तो बोला जाए ये किन किन वस्तु पदार्थ से मिलकर बनी है, तो बताओगे कि सर इसमें जो कील लगी है और ये सरमाइका है, इसमें लकड़ी है, ये सब पदार्थ है। और जो पदार्थ है वो किन किन चीजों से मिलकर बनी होता है, जो पदार्थ वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। क्या होता है, अणुओं से मिलकर बना होता है। और ये जो अणु है वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और जो परमाणु है वो कुछ कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। और अगर वस्तु साम्य अवस्था में, क्या है, अगर वस्तु यदि वस्तु लिख लो, यदि वस्तु साम्य अवस्था में है, अगर साम्य अवस्था में है, अगर साम्य अवस्था में है तो जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस का और प्रोटॉन के प्लस चार्ज के बराबर होता है। साम्य अवस्था का मतलब उसमें कुछ हस्तक्षेप न किया गया। मान लो ये मार्कर है तो ये ऐसे का ऐसे रखा है, और इसमें जब तक कुछ बल नहीं लगाएंगे या कुछ इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे तब तक उस स्थिति को साम्य अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो इसको लिखो और इसके बाद जो कुछ भी पढ़ाया जाए वो उसको लिखते जाना। ठीक है, अब बात करते हैं किसी वस्तु में धनावेश और ऋण आवेश आता कैसे। जो आवेश होता है वो दो प्रकार के, क्या है, जो आवेश होता है वो दो प्रकार के हैं। कौन कौन से, एक है ऋण आवेश, पहले धन आवेश लिखो क्योंकि बी पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं धन आवेश, क्या होता है धन आवेश, और दूसरा है ऋण आवेश। ऋण आवेश क्या होता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। धन आवेश क्या है, अगर सोचो मान लो कोई एक वस्तु है, क्या है, अगर कोई वस्तु ये है और दूसरी कोई वस्तु ये है, अगर इसमें बोला जाए कि इसमें 12 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 18 प्रोटॉन भी होंगे, जाहिर सी बात है। अभी इसको कुछ नहीं किया गया, वस्तु रखी है। अगर सोचो, अगर क्या है कि जब वस्तु होती है, अगर हम उसमें जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिकीय बल के द्वारा इतने नाभिक में इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उसको अलग करना असंभव है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। मान लो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। ठीक है, और कब गति करते हैं, जब इसमें कुछ हस्तक्षेप किया जाए। मान लो ये वस्तु है और इस वस्तु में 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन है और इन दोनों वस्तुओं को आपस में जोड़ दें या तो रगड़ें। क्या करें, रगड़ें। अगर सोचो इस वस्तुओं को रगड़ दें तो रगड़ने से क्या होगा, अगर इसमें से, ठीक है समझो, अगर इसमें से मान लो, अगर क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें जा रहे हैं, क्या है, इलेक्ट्रॉन अगर रगड़ते हैं, रगड़ेंगे तो दोनों वस्तुओं में बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर मान लो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, अगर सोचो ध्यान से,
अगर सोचो इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन है कि दोनों बराबर हो जाए। अगर सोचो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ जाए, अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये 14 हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन है 15 हो जाएगा, और 15 ये। इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए। अगर 3 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए तो इसमें बचा कितना, इसमें हो गया 15 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितना है, सॉरी, और 12 प्रोटॉन है। और इसमें कितना है, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन इधर निकल आए तो बचा कितना, 15 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन 18। अगर इस वस्तु में ऐसा समझो भाई। और जो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे जो होता है वो प्लस चार्ज होता है। अगर सोचो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो मतलब ये वाली वस्तु जो हो गई इसमें कुछ ऋण आवेश कम हो गया, मतलब ये धन आवेशित हो गई। और इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो मतलब ये वस्तु ऋण आवेशित हो गई। क्या है, ऋण आवेशित हो गई। ठीक है, समझ में बात। अगर यहाँ से डेफिनेशन निकालने की कोशिश करें कि धन आवेश क्या है, मतलब ये वाला धन आवेश जिसमें वो वस्तु जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी और प्रोटॉन की अधिकता हो उसे कहेंगे धन आवेश। तो ये वस्तु जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, धन आवेशित हो जाएगी। लिख लो, तो इसमें लिखो धन आवेश क्या है, मतलब धन आवेश क्या है, धन आवेश वो है जो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, क्या है, इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। ठीक है, उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। ऋण आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। ऋण आवेश कहते हैं। ठीक है, क्या है, ऋण आवेश कहते हैं। अगर सोचो जब किसी वस्तु से किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का कुछ भार होता है, और इलेक्ट्रॉन को जो भार होता है me होता है वो 3.1 × 10⁻³ kg होता है, एक इलेक्ट्रॉन का भार। तो इतना भार एक इलेक्ट्रॉन के साथ आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना इलेक्ट्रॉन, मतलब जब इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल के आएंगे तो उस वस्तु का आकार कुछ घट जाएगा। तो सोचो अगर वस्तु धन आवेशित होगी तो उसके आकार में क्या होगी, आकार में कमी होगी। क्या होगी, आकार में कमी होगी। और इसमें क्या होगा, आकार में वृद्धि होगी, आकार में वृद्धि। अगर सोचो वस्तु गोलाकार है, जब इसके आकार में कमी होगी, वस्तु गोलाकार है तो उसकी त्रिज्या में कमी हो जाएगी, मतलब आकार में कमी होगी, क्या होगा, त्रिज्या में कमी भी आ जाएगी, त्रिज्या में कमी हो जाएगी। और इसमें त्रिज्या में बढ़ोतरी या वृद्धि, त्रिज्या बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगी। अब समझ में आई बात। हाँ, इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको नोट करो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, साइड हो जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, इसको लो। ठीक, अब के बाद फिर लिखो, फिर आवेश के गुण लिखो। हाँ हाँ, फिर इतना हुआ। हाँ, फिर आप समझो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर देखो अब बात करते हैं, इसमें कुछ मेन पॉइंट लिखो, कुछ पॉइंट लिखो। कुछ पॉइंट क्या लिखोगे, हाँ, कुछ पॉइंट ये लिखो नोट पॉइंट में कि समान आवेश क्या है, समान आवेश, समान मतलब एक प्रकार के, समान आवेश एक दूसरे को
प्रतिकर्षित व विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। इतनी चीजें अब देखो। हाँ, अब इतना समझो, फिर उसके बाद बताते हैं किसी वस्तु में आवेश आता कैसे। पहले आवेश का मात्रक नहीं लिखा है ना। हाँ, आवेश का मात्रक इतना लिखो, फिर हेडिंग डालो आवेश का मात्रक। हेडिंग डालो आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या क्या है? आवेश का मात्रक एक झौगा मात्रक लिखो एक झौगा। एक तसला मात्रक लिखो फटाफट, ठीक है। सबसे पहले पढ़े हो Q बराबर I इंटू टी, क्लास 10th में पढ़े हो। एम्पियर सेकेंड क्या होता है? एम्पियर सेकेंड लिखो, एम्पियर सेकेंड, ठीक। एम्पियर सेकेंड। और दूसरा इसी को बोलते हैं कूलम, इतने को ही कूलम बोलते हैं। ये MKS पद्धति में, ये MKS पद्धति में है, ठीक है। अब देखो दो और लिखाते हैं। एक होता है ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और एक होता है फ्रैंकलिन। ये होता है CGS में, ठीक है। ये CGS मात्रक है। और फिर एक होता है EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और एक होता है फैराडे। क्या होता है? फैराडे। ये अन्य मात्रक है, ये किसी पद्धति में नहीं है, अन्य मात्रक, ठीक है। अगर इसमें पूछे कि सबसे छोटा मात्रक क्या है और सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो इसमें जो है सबसे छोटा मात्रक ESU व सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। लिख लो, फैराडे होता है, ठीक है। इतना, हाँ, इतना फैराडे। सबसे छोटा मात्रक ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, व सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो फैराडे होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक फैराडे बराबर 15,400। कितना होता है? 15,000 नहीं, ओहो, एक फैराडे में 9,000 एक फैराडे में 96,500 होता है, वो 500 कूलम होता है, ठीक है। 96,500 कूलम होता है, ठीक। हाँ, अब इसको लिखो, ठीक। लिखो फटाफट स्क्रीनशॉट में, फिर आगे बढ़ते हैं। तुरंत स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट फॉर दैट, नाउ वी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट वन। बहुत तगड़े अंग्रेजी बोल रहे हैं सर, बोल रहे हैं अंग्रेजी, ठीक है। अंग्रेज बन रहे हैं सर, आप तो बहुत अंग्रेज बन रहे हैं। हाँ, फिजिक्स मैथ वाले अंग्रेज नहीं बनना चाहते, समझ में आई बात? फिजिक्स मैथ वाले बच्चे अंग्रेज नहीं बनना चाहते, ठीक है। सबसे पहले आप हेडिंग डालो मूल आवेश क्या है। क्या होता है मूल आवेश? मतलब किसी वस्तु में सबसे छोटे आवेश को मूल आवेश कहते हैं। क्या बोलेंगे? किसी वस्तु में सबसे छोटे आवेश को मूल आवेश कहते हैं। तो लिखो, पहले हेडिंग डालो मूल आवेश। मूल आवेश क्या होता है? मूल आवेश, अगर इसकी बात करें, किसी वस्तु में अस्थाई सबसे न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं। तो लिख लो, बोलते हैं या लिखते हैं, ठीक है। देखो, किसी वस्तु में न्यूनतम अस्थाई आवेश को मूल आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं, ठीक है।
या तो फिर इसकी और एक डेफिनेशन लिख लो, या करके एक और डेफिनेशन लिखो, इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही, इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं मूल आवेश। लिख लो, ठीक, नोट करो फटाक से, फिर और आगे बताते हैं। ठीक है, अब हेडिंग डालो, आवेश का क्वांटीकरण। क्या है? आवेश का क्वांटीकरण, या इसको परमाणुकता भी बोलते हैं, परमाणुकता। लिख लो, ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता। ये क्या है? ये है किसी वस्तु का जो मूल आवेश होता है, मूल आवेश, किसी वस्तु में जो आवेश होता है वो मूल आवेश के ही गुणनफल में रहेगा। मतलब कहने का मतलब जो होगा कि जो आवेश होगा, अगर किसी वस्तु में जो आवेश होगा इस आवेश के गुणज में ही होगा, मतलब इसी के पहाड़े में ही होगा। अगर मान लो जैसे किसी 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 इलेक्ट्रॉन में आवेश 3 से मल्टीप्लाई। अगर कोशिश करो, चेक करो कि अगर मान लो किसी वस्तु में जो आवेश होगा कम से कम तो E के बराबर होगा, और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा जो होगा वो E के बराबर होगा या तो A से बड़ा होगा, छोटा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो लिखो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, उसमें लिखो किसी वस्तु का कुल आवेश इलेक्ट्रॉन आवेश के पूर्ण गुणज होता है, ऐसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। लिख लो कि लिखते हैं, चलो अच्छे लिखे दे रहे हैं। ठीक है, हाँ लिखो, किसी वस्तु का आवेश मूल आवेश के सदैव पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, पूर्ण गुणज होता है। अगर कैसे पूर्ण गुणज होता है? अगर कह दें पूर्ण गुणज कैसे होता है? अगर एक इलेक्ट्रॉन में इतने आवेश, तो 2 इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश? इससे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब हमेशा इसके गुणज में ही आएगा। ठीक है, समझ में बात? वही लिखो। अगर हाँ नोट करो, इतना फिर होता है। अगर फिर एक नोट पॉइंट लिख लेना कि सभी वस्तु के लिए आवेश जो होगा, सभी वस्तु के लिए जो आवेश होता है वो जो क्यों होगा, या तो वो E मतलब मूल आवेश के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। तो लिख लो कि जो क्यों होगा वो बड़ा होगा या तो बराबर होगा इलेक्ट्रॉन के आवेश के। ठीक है, हाँ इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। हाँ स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ फटाफट जल्दी जितने स्पीड से मैं फिजिक्स को पढ़ सकते हो उतना जल्दी पढ़ो, और जहाँ न समझ में वहाँ बताओ। समझ में ना आए फिजिक्स, समझ में ना आए तो पैसा वापस, लेकिन हाँ इससे पहले पैसा दो तभी तो वापस होगा ना। हाँ ठीक है, अब आओ फटाफट आ जाओ, उसके बाद बात करते हैं क्या होता है। अभी तक इतना समझ में है, क्लियर? अब बात करते हैं आवेश का संरक्षण क्या है। क्या होता है आवेश का संरक्षण? आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण क्या है? क्या होता है आवेश का संरक्षण? आवेश किसी वस्तु में न उत्पन्न किया जा सकता है, न किसी वस्तु में नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसको एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरित किया जा सकता है। बस यही लिखना, ठीक है। हाँ लिखो, आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है, और आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न तो नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है।
बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरित किया जा सकता है। स्थानांतरित लिख लो, ठीक है, स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है। मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में भेजा जा सकता है, बट इसको न उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। हाँ लिखो, ठीक। अब हेडिंग डालो आवेश की विमा। आवेश की विमा क्या होती है, लिख लो AT, ठीक है, AT, ठीक, देखो, ठीक। अगर फिर बात करें कि जो अल्फा कण पर आवेश होता है, अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के दुगना होता है। कितना होता है? और वो पॉजिटिव होगा। समझ में आया? हाँ लिखो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ हो गया स्क्रीनशॉट फॉर दैट टॉपिक, प्रोसीड फॉर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग, ठीक है। हाँ ठीक। अब बात करते हैं सबसे पहले किसी वस्तु में आवेश की गणना करना। क्या है? हेडिंग डालो, किसी वस्तु में आवेश की गणना करना। किसी वस्तु में आवेश की गणना करना। अगर बात करें किसी वस्तु में आवेश की गणना कैसे करते हैं, यदि किसी वस्तु में, अगर चेक करो, यदि किसी वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन है तो जो Q होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अगर चेक करो किसी वस्तु में 2 इलेक्ट्रॉन है तब Q का मान जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अगर सोचो किसी में 3 इलेक्ट्रॉन है तब जो Q का मान होगा वो 3 के बराबर। अगर सोचो ऐसे ही चले आए, अगर किसी वस्तु में n इलेक्ट्रॉन हो, कितने हो? n इलेक्ट्रॉन हो तो जो Q होगा वो Ne के बराबर होगा। बोलो, चेक करो। और जो है Q जो है वो आवेश है, n जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। E जो है वो इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, वो जिसको 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है, ठीक है। लिख लेना, ठीक। स्क्रीनशॉट लो, फिर और आगे चलते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन देते हैं तुम लोगों को, ठीक है। तो अगर बताओ ऋण आवेश क्या है किसी वस्तु में, पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर बोलते हैं, ठीक है। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश और इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश। अगर सोचो कोई वस्तु ऋण आवेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे या कम होंगे? अधिक होंगे, हाँ ठीक। अब उसके बाद एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखो। एक कूलाम के आवेश में, हाँ देखो, हाँ नहीं फिर से लिखो, क्वेश्चन लिखो। एक कूलाम ऋण आवेश में, लिखो क्वेश्चन लिखो। एक कूलाम ऋण आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा होंगे?
ज़्यादा होंगे। बताओ, फटाफट बताओ, इसको चेक करके बताते हैं, ठीक है। सॉल्व करो, जिसका आता है कमेंट करेगा जरूर, कमेंट जरूर करेगा क्वेश्चन निकाल कर, ठीक है। अगर देखो बात करें इसमें, जो Q का मान दिया है वो 1 कूलम दिया है, और N का मान हमें ज्ञात करना है, E का मान हमें पता होता है 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम, ये पता है कि नहीं। अगर हमें फार्मूला पता है Q बराबर N, अगर सोचो ये रीड आवेश है, रीड आवेश क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, मतलब क्या होगा, ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन, ज्यादा होंगे, कितने ज्यादा होंगे इसको निकालो, Q का मान। अगर हमें यहाँ से N का मान निकालना हो तो Q/E होगा। अगर N का मान, Q का मान क्या है, Q का मान कितना है 1 है, और E का मान 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम है। इसको ऊपर भेजो, N बराबर 1/1.6 × 10 के पावर, ये प्लस में हो जाएगा 19 कूलम। अगर चेक करो, कूलम हटाओ, कूलम से ये कूलम से काट दो, ठीक है, दशमलव हटाओ, ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको काटो, N बराबर 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, गुणे 10 की घात माइनस तो प्लस 19 रहेगा, ठीक, 19। अगर इसको काटोगे तो एक इसमें से ला लो 50 हो जाएगा, 8 × 48 हो जाएगा। N बराबर 6.25 × 10 के पावर कितना बताओ, 10 के पावर 18, ठीक है, 18 ना, हाँ 10 के पावर 18 इतना आएगा। इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा होंगे, समझ में बात, ठीक। हाँ अब लिखो, ठीक है, ठीक, स्क्रीनशॉट लो। बाकी आज के लिए इतना ही, कल से दूसरा टॉपिक पकड़ते हैं और अगले टॉपिक पे बात करते हैं, और बात करेंगे किसी वस्तु में क्या है कूलम की परिभाषा क्या होती है, क्या होता है कूलम, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद कूलम का नियम पढ़ते हैं, क्या होता है कूलम का नियम बताते हैं कूलम चाचा आएंगे, ठीक है। तो इससे पहले आज इसको कंप्लीट करो। बाकी आज के लिए इतना ही, बहुत टेक केयर, पढ़ते लिखते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ठीक है, ऑल द बेस्ट, ठीक है।